नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 मार्च और 10 मार्च को आपका DSSB जीजे का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट मिनट था, वो आपका समाप्त हो गया है। इसमें आपके 30 जीके के प्रश्न आते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गया, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे, जैसा कि आपका एग्जाम आगे भी है इस तरह का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी है। बौद्ध की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, 2011 में भारत में बौद्ध आबादी को राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश के आधार पर दर्शाता है। सबसे अधिक बौद्ध आबादी वाला जो क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र था। इसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर आपको 2,83,000 बौद्ध है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। और उस सबसे कम बौद्ध आबादी वाला क्षेत्र था आपका लक्षद्वीप। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका यूपी होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रतिशत में, तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या पूछा जाएगा तो हिंदू होगा, यूपी होगा, लेकिन प्रतिशत पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। इसको भी याद रखिएगा। और मुस्लिम जनसंख्या की बात करेंगे तो मुस्लिम जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यूपी में भी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे नमो उत्सव सेल के बारे में, जो कि आपका 8 मार्च को शुरू हुआ था महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो इस सेल में दोस्तों अगर आप इनका 5% मॉक टेस्ट परचेस करते हैं, तो जो ईयरली का जो पास प्रो है वो आपको मात्र 307 में, ईयरली का जो पास है वो मात्र 229 रुपये में है, जो कि मिलने को देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, जैसा कि टेक्स्ट बुक पे जैसा कि आपको बता दें, DSSB का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका SSC का रहेगा, बैंक का रहेगा, रेलवे का रहेगा, या आपकी जो भी स्टेट लेवल में आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पास प्रो लेते हैं तो यहाँ पर आप PYQ को भी एक्सेस कर पाते हैं, और एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, जो कि आपको ईयरली का पास में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग भी परचेस करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि 8वीं अनुसूची की भाषाएं नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया था, और इसमें से पूछा गया था कौन सी भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। ठीक है, तो उसमें से आप लोग छाट लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं आती है। ठीक है, तो वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषा आता है। ठीक है, कितना भाषा आता है? तो आपका 22 भाषा आता है, इसको याद रखिएगा। उस 22 भाषा में कौन कौन सी भाषा है, तो देखिए एक आपका आसामी है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है, इसमें से आप ऑप्शन को छाट लीजिएगा। एक आपका असामी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम, मराठी, उड़िया। इसके बाद आपका पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, डोगरी है, मैथिली, बोडो, संथाली है। ठीक है, इसमें जो 14 भाषा है वो पहले से आपके संविधान में था। बाकी जो 8 भाषा है विभिन्न संशोधन के माध्यम से आपके संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, जैसा कि पहला हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1967 में हुआ था, जिस समय आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से 1992 में कोंकणी को, मणिपुरी को, नेपाली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें 4 भाषा को, डोगरी को, मैथिली को, बोडो को और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार रिलेट करके आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषा है, पहले आपका 14 भाषा हुआ करता था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बाकी जो भाषाएं बाद में जुड़ते गया है वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 14 ऊपर का भाषा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी प्रश्न बनेंगे आपके बाद में 8 जुड़े हुए भाषाओं से ही बनेंगे। ठीक है, मे भी शायद आपके ऑप्शन में भी यही जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दिया गया है 8 भाषा, इन्हीं में से कोई ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट स्टेट कौन सा है। ठीक है, देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट स्टेट की बात करते हैं तो दिस फॉरेस्ट आर अराउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया सच एज असम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 3 में से कोई ऑप्शन दिया गया होगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत का 3 राज्य है। इसी राज्य को हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि दे आर characterized by the high rainfall and humidity. The trees in this forest are typically tall and have evergreen leaves. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरायण त्यौहार है जो कि किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तरायण त्यौहार की बात करेंगे तो जो उत्तरायण त्यौहार है वो दोस्तों आपका जनवरी माह मनाया जाता है। किस तारीख को पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 14 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, 14 जनवरी को हम लोग उत्तरायण त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि सूर्य जो कि उत्तर की ओर से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरायण त्यौहार का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। मकर संक्रांति जैसे पूर्वी नहीं, ये हम लोग जैसे जहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में रहते हैं वहाँ पर हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे असम की बात कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग माघ बिहू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार करके और भी विभिन्न नामों से, जैसा कि तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं,
ठीक है। कर्नाटक में बात करेंगे तो उगादि के नाम से जानते हैं, केरल में विशु के नाम से जानते हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में माघ शादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक ही त्यौहार का अलग अलग नाम है जो कि एक ही दिन एक ही समय में मनाया जाता है। ठीक है, जिसको भी याद रखिएगा। उत्तरायण त्यौहार जनवरी के महीने मनाया जाता है। उत्तरायण एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, इसलिए हम लोग पतंग उड़ाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तरायण मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये त्यौहार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दौरान होता है, और मकर संक्रांति एक त्यौहार है जो कि देव सूर्य को समर्पित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे। अगर आपसे राज्य पूछा गया होगा, पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर आपसे राज्य पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, अगर राज्य पूछा गया होगा तो केरल हो जाएगा। यहाँ पर अगर राज्य प्लस यूटी होगा, ठीक है, राज्य प्लस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम वहाँ पर दिया गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता न पुरुष न महिला, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता भी आपका केरल का ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है, और सेकेंड स्थान पे आपका लक्षद्वीप है, थर्ड स्थान पे आपका मिजोरम है। ठीक है, इसके अलावा सबसे निचला स्तर पे साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे निचला स्तर पे साक्षरता आपका बिहार राज्य का है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार के पहले हिमाचल प्रदेश का है, इसके बाद आपका राजस्थान का है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता है, सबसे कम पुरुष यानी कि मेल साक्षरता दर की बात करेंगे तो इसका भी राइट आंसर बिहार होगा। लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता की बात करते हैं महिला, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, दिल्ली है जो कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं था। ठीक है, जब आपका संविधान लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें नहीं था। ठीक है, इस दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था आपका 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, कब बनाया गया था, 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 69वां संविधान संशोधन आपका आखिरकार हुआ कब। ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन है ये दोस्तों आपका 1991 में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के रूप में नामित किया। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1991 में दिल्ली को विशेष राज्य दर्जा प्रदान किया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। इसने राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने और संविधान के अनुच्छेद 239 ए ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सीएम पूछ दिया जाता तो यहाँ के सीएम हो जाते हैं आपके केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के वर्तमान में क्या है, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए कोई आया था आपका भेल्दिया फेस्टिवल से संबंधित। ठीक है, इस फेस्टिवल को हमने सर्च किया गूगल पर, लेकिन इस तरह का कोई फेस्टिवल हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस तरह का कौन सा प्रश्न देखने को मिला था। तो अभी तक जीके से तो इतना ही प्रश्न देखने को मिले हैं। साथ में साइंस के सेक्शन से स्टूडेंट कर रहे थे कि आपका 7 से 8 जो क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से देखने को मिला है। ठीक है, बायोलॉजी में भी सेल डिवीजन से देखने को मिला था, प्लांट एंड किंगडम से देखने को मिला था। ठीक है, तो जो भी मिला हो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। जो लोग एग्जाम देकर आते हैं वो लोग प्रश्न को भी बताने का प्रयास कीजिएगा जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तब। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।